जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और कैसे चल रही है आप सभी की एसएससी जीडी की तैयारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा एसएससी जीडी का मॉडल पेपर दूसरा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं 4, 5, 6, 7 फरवरी जिसके भी स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ये एग्जाम तक ये सीरीज फॉलो कर लेना दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में छपेंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो क्लास को अंत तक वॉच करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पीडीएफ मिल जाएगी आपको रिवीजन के लिए। आज की क्लास में जैसे आपको एसएससी जीडी में जीके जीएस के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। आप कितना स्कोर करोगे वो आपकी तैयारी पर डिपेंड है। ठीक है, बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कल हमने 20 क्वेश्चन कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करें। ठीक है, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो देखा जाए तो जीके जीएस का लेवल ज्यादा कोई खास नहीं है, इजी है ना जो पढ़ने वाले के लिए। निम्न में से कौन जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य, बताइए कौन सा है। कुम्भी नृत्य, बोनालू नृत्य, गोबी नृत्य या डमहलम नृत्य, बताइए। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए भी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोनों के जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी वो टीसीएस कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जो भी मेरे वीर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि सभी का आंसर आ रहा है डल महल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों नृत्य दोस्तों आंध्र प्रदेश के हैं। किसके हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, साथ में ये भी याद करते रहना आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, मेरी ये क्लासेस दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी दोस्तों। ठीक है, इस क्लास के अंदर एसएससी जीडी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी हैं और थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जिनकी आने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन से अच्छे से आप लोग रिवीजन करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो टेलीग्राम ग्रुप का। 1971 में प्रथम हॉकी विश्व कप विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? एसएससी जीडी 2024 में पूछा था ये क्वेश्चन, बताइए। सभी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है दोस्तों, मैं खुद टाइप करके नहीं लाया, ये सभी के सभी एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो जीके जीएस का ज्यादा लेवल नहीं है, आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर सकेंगे ना तो जीके जीएस तो इजीली निकाल देंगे आप लोग, है ना। फिलहाल इसका आंसर पाकिस्तान होगा दोस्तों। किसको हराया था? स्पेन को हराया था दोस्तों, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं भाई, तो सभी रेडी हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साथियों सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर लो। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह कौन सा खेल खेलते हैं? देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा भाई। एसएससी जीडी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिलहाल बताएंगे इसका आंसर। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह कौन सा खेल खेलते हैं? तो अगर क्रिकेट है तो बिल्कुल सही जवाब है। क्रिकेट से याद आएगा कल अपना इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच था जो हमारी अपन ने जीत लिया दोस्तों, भारत ने जीत चुके हैं ना, तो ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए दोस्तों कितने राज्य दोस्तों तटीय सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तटीय राज्य कितने हैं दोस्तों? तटीय राज्य बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन के कमेंट करिए। तटीय राज्य कितने हैं जो बाउंड्री पर सीमा साझा करते हैं? तटीय राज्य बताइए दोस्तों, सभी वीरों को बताना है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी बताइए। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है मेरे वीरों, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन और कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल आप इन दो के आंसर कमेंट करेंगे। और भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक रेखा बताइए। ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हैं। भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 3 क्वेश्चन मेरे वीरों मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं। इन तीनों के आंसर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो इसका आंसर टिक करिए जो क्वेश्चन पूछा आप लोगों को। भारत में सबसे लंबी तटीय राज्य सीमा साझा करता है वो है मेरे वीरों गुजरात राज्य। गुजरात राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मैंने बोला कितने तटीय राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य हैं ना। गिल्लो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, है ना, आंध्र प्रदेश और ये क्या नाम ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ऐसे ये सब मिला के टोटल 9 राज्य हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और कर्क रेखा को 8 कितने राज्य गुजरते हैं? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है, ये ध्यान रखना। मानक रेखा दोस्तों 5 स्टेट से गुजरती है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। एसएससी जीडी का मैंने एनालाइज देखा दोस्तों, ज्यादा कोई मतलब थोड़ा सा भी आप मेहनत करके जाओगे जीके जीएस में इजीली क्रैक कर जाओगे एग्जाम को, है ना। क्योंकि मैं तो रीजनिंग तो कर ही लेते हैं, स्टूडेंट्स जहां पर गलती करते हैं वो जीके जीएस सब्जेक्ट है ना। तो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने जीके जीएस की वजह से उनका मतलब रह जाता है। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप इजी क्रैक कर जाएंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि अभी 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो पेपर हुआ था जनवरी, फरवरी, मार्च में, है ना,
तो आपके मतलब ज़्यादा ईजी था, मतलब जीके जीएस का लेवल ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, है ना। लेकिन जो अभी आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ ना जीके जीएस का, वो लेवल था भाई एसएससी भी तगड़ा, मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, है ना। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? फिलहाल इसका आंसर देंगे आप लोग। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। मेरी ये मॉडल पेपर सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी दोस्तों, ठीक है। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग एग्जाम तक इन मॉडल पेपर सीरीज का रिवीजन करते रहिएगा, और मैं आपको प्रोवाइड भी टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। अभी तक जिस भी वीर ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लो और इजीली रिवीजन करो डेली बेसिस पर। देखो सबसे ऊंचा जलप्रपात बोलेगा तो कुचिकल जलप्रपात है कर्नाटक में। कहां पर? वराही नदी पर। कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर, वराही नदी पर। वराही नदी कहां पर है भाई? वराही नदी। और किस स्टेट में है भाई? तो ध्यान रखना कर्नाटक में। केएन लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, केएन मतलब कर्नाटक, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। शिव समुद्र जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है वो बताइए, और ये कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक में, ये कर्नाटक में, ठीक है। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, गांधी जलप्रपात एक ही नाम है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। कपिल धारा प्लस धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार प्रपात, ठीक है। ये दोनों के दोनों जलप्रपात ध्यान रखना दोस्तों किस राज्य में है और किस नदी पर है। दोनों के दोनों मिला के ये दोनों के दोनों है कहां पर? नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी। और ये नदी कहां पर बहती? एमपी में। एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है नर्मदा रिवर को दोस्तों, है ना। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में जाती है दोस्तों, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से दो नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन, ठीक है। भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, तो वो नर्मदा नदी है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है। अब नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए वो अगर आप लोग बता देंगे तो मजा आ जाएगा। पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्न में से किस राज्य में? अब देखो दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन, वो भी किस में? एसएससी जीडी में, है ना। तो आप देख सकते हैं लेवल दोस्तों किस हिसाब से आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग मेहनत करिए। लेकिन आपको एक कदम आगे चल के मेहनत करना पड़ेगा, है ना। लेवल, क्योंकि दोस्तों जंगल में अगर हम जाएंगे तो सभी प्रकार के हथियार लेकर चलना है, कहीं से भी कुछ भी अटैक हो सकता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लेवल कैसा, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि क्या पता टीसीएस ने जिस प्रकार एसआई का पेपर रखा था दोस्तों, है ना, क्या पता उस हिसाब से जीके जीएस का लेवल रख दे। तो उसी का, क्योंकि एग्जाम टीसीएस कंपनी ही करवाएगी, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये क्लास आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल इसका आंसर राजस्थान आएगा। राजस्थान में दोस्तों ऊंट पालने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 27 बताएंगे आप लोग। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? हॉर्नबिल, बैसाखी, ओणम या नाग पंचमी? बताएंगे दोस्तों। अभी आपने देखा होगा कि आरपीएफएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो किस राज्य से, वो तो नहीं पूछा, लेकिन किस दिन हर साल मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, पहले तो आप राज्य ध्यान रखोगे नागालैंड। हॉर्नबिल किसका फेस्टिवल है? नागालैंड का। आपको अच्छे से पता होना चाहिए नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का है, ठीक है। और दूसरा बात, ये हर साल दोस्तों 10 तारीख को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, ठीक है। ये ध्यान रखना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल का पारंपरिक त्योहार कौन सा है दोस्तों? ओणम है दोस्तों, ओणम। ऑप्शन नंबर अगर आप सी यहाँ पर लॉक कर रहे हैं तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक कल मैंने डिस्कस किए थे कि आप लोग इनको पढ़ के चला जाना दोस्तों, है ना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मेरी ये मॉडल पेपर सीरीज में वापस कर रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगी दोस्तों, है ना। तो ये मॉडल पेपर सीरीज आपको डेली बेसिस पर देखना दोस्तों, ठीक है। और आप लोग से सभी से निवेदन है कि आप, जैसा कि पता आपको जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे अंत में क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जीके जीएस के कितने क्वेश्चन सही किए हैं ना। जैसा कि आप इसका आंसर देख सकते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। शुरुआत में मगध महाजनपद की निम्न में से कौन सी राजधानी थी? दोस्तों मगध महाजनपद, दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, मगध में 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था मगध जनपद दोस्तों, है ना। मगध जनपद दोस्तों 4 वंश ने मतलब शासन किया है। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था, तो उसका नाम है मगध जनपद, ठीक है। तो पहले इसकी राजधानी राजगृह थी, राजगृह, ठीक है। पाटलिपुत्र दोस्तों उदयन ने बसाया दोस्तों, और उसको राजधानी बनाई थी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। पाटलिपुत्र उदयन ने बसाया था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें जो हर्यक वंश था उसको पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो राजा बनते थे वो पिताओं की हत्या करके राजा बनते थे, तो इसीलिए हर्यक वंश को क्या कहा जाता है दोस्तों? पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है।
और मतलब भारतीय इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल पूछे तो बिंबिसार का है 52 साल, कितना 52 ईयर्स दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि वो कौन सा शासक था जो विवाह का संबंध लेकर राज्य का विस्तार करता था, तो वो बिंबिसार ही था दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी वीर, है ना। ये प्रश्न का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? अश्वघोष, भद्रबाहु, नागसेन या बौद्ध घोष? बताइए। भद्रबाहु का संबंध दोस्तों किससे है? जैन धर्म से, ध्यान रखना, है ना, भद्रबाहु का। फिलहाल आप इसका आंसर बताएंगे स्टूडेंट। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? अश्वघोष, भद्रबाहु, नागसेन या बुद्ध घोष? मेरे सभी वीर इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर नागसेन होगा, नागसेन, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अब मैं जैसे पूछ लो आपको, जैसे हीनयान और महायान, ये दो किससे संबंधित है? हीनयान और महायान, इनका संबंध किससे है दोस्तों? बताइए। हीनयान और महायान, बताइए। और महायान, तो साथियों इनका संबंध है कहां से? बौद्ध धर्म से। कहां से है? बौद्ध धर्म से, ठीक है, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि हीनयान का संबंध किस धर्म से। आपको 4 ऑप्शन देंगे, सिख, इस्लाम, है ना, बौद्ध और जैन। तो आपको बौद्ध धर्म टिक करना है। इसका आंसर बताइए आप लोग। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? एसएससी जीडी के द्वारा पूछा गया दोस्तों, बताइए। सभी वीर बताएंगे दोस्तों। अशोक की बात करते हैं दोस्तों, अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो आप फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। बताइए। अशोक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, जैसे कलिंग का युद्ध होता है 261 में, है ना, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है दोस्तों, ठीक है, जहां पर अशोक जीत जाते हैं। कलिंग के युद्ध से पहले अशोक की नीति क्या थी दोस्तों? भैरी घोष की नीति, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भैरी घोष की नीति का मतलब मार काट वाली नीति। लेकिन उस युद्ध के बाद अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति, है ना, मतलब शांत स्वरूप की नीति। तो उनका ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। अशोक का 13वां शिलालेख में बताइए क्या है दोस्तों? बताइए। एग्जाम में पूछा जाता है कलिंग का युद्ध किस शिलालेख में बताया गया अशोक के? बताइए दोस्तों। कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में बताया गया? आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको इसका आंसर आता है, ठीक है। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वो कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके तहत भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया? 1853, 1813, 1833 या 1973? बताइए दोस्तों। दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत 2-3 काम हुए हैं दोस्तों। वो कौन कौन से वो बताइए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट बताइए दोस्तों। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताएंगे आप लोग, क्या था ये? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। इसी के तहत एक गवर्नर जनरल बताया था। इसमें एक चीज हुआ था दोस्तों कि वो प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बनाया था, मतलब मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था इसी एक्ट के तहत, है ना। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, वो भी आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। 1774 की 74 वाला है ना, इसी में सुधार लाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो फिलहाल तो इसका आंसर 1813 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। आई होप गाइज आप सभी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को ही टिक कर रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि डैश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिलहाल इसका आंसर टिक करेंगे आप लोग आयरलैंड के संविधान से दोस्तों, ठीक है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है 12 मनोनीत सदस्यों को की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति चुनते हैं ना, 12 मनोनीत सदस्य की प्रक्रिया हमने किसके संविधान से ली है? आयरलैंड। 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, 12 मनोनीत सदस्य, ठीक है, 12 मनोनीत सदस्य, ये हमने किसके संविधान से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने निर्वाचन मंडल या निर्वाचक मंडल, निर्वाचन मंडल। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल हमने किसके संविधान से बोरो किया है? तो वो है आयरलैंड संविधान। इसके समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, कॉन्क्रिस्ट लिस्ट है ना, समवर्ती सूची हमने
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है दोस्तों समवर्ती सूची। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। अब यहाँ पर बचा हुआ है स्पेस कम, तो मैं एक और बता देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये हमने किसके संविधान से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया दोस्तों। ठीक है, संयुक्त मतलब कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी दोस्तों हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न मेरे वीरों आपके स्क्रीन पर है, बताइए। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डैश भाषा में दी थी। बताइए, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जो अपनी शिक्षा दी थी सामान्य लोगों को, वो किस भाषा में दी थी? आप देख सकते हैं, आप ही एग्जाम में पूछा गया एसएससी जीडी 2024 में। बताएंगे फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? मेरे सभी वीर बताएंगे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? तो जो इन्होंने अपनी शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। फिलहाल मेरे वीरों इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट करके कि एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है। बिल्कुल सही बात है। इनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आप इसका जवाब देंगे? सभी वीर देंगे इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है, इनमें से प्रत्येक टीम को अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों हर टीम में? बताइए। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट कर रहे हैं 11 खिलाड़ी, बिल्कुल सही है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। कौन सा महासागर शांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिलहाल बताएंगे इसका आंसर। आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, अटलांटिक महासागर। बताइए। क्लास को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, मात्र 20 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इनको अच्छे से पढ़ना। ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, है ना। तो आप लोग ये सीरीज पूरी देखा करें, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करा करें आप लोगों का, है ना। तो फिलहाल इसका आंसर प्रशांत महासागर होगा। प्रशांत महासागर को शांत महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कावेरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा या कृष्णा गोदावरी का डेल्टा? बताइए दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है दोस्तों। कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग फैक्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। निम्न में से किस राज्य में 1000 स्तंभ मंदिर स्थित है, जिसमें 1000 स्तंभ निर्मित है ना? तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? बताइए दोस्तों। सभी वीर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पर एक तारा वाद्य यंत्र ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? एक तारा वाद्य यंत्र बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। बताइए। और केरल में भी ध्यान रखेंगे, एक और कुजहल वाद्य यंत्र, केरल का ये कुजहल वाद्य यंत्र, ये भी केरल का ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा दोस्तों? अगर आप डुगडुग क्या है भाई? डुगडुग वाद्य यंत्र, ये आपके तमिलनाडु का है। डुगडुग वाद्य यंत्र, ये आपके तमिलनाडु का। ठीक है, कुछ वाद्य यंत्र भी साथ में लेके चलेंगे क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों टीसीएस के द्वारा। ठीक है, तो तेलंगाना इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 38 वाला। निम्न में से किस वर्ष में खानाबदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया था? दोस्तों बताइए। मुगल साम्राज्य, अगर इब्राहिम लोदी वो पानीपत का युद्ध जीत जाता और बाबर को हरा के भगा देता तो आज हम मुगल साम्राज्य पढ़ते ही ना, है ना। आप सभी को पता है भाई, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था दोस्तों किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, है ना। बाबर यहाँ पर जीत लेता है दोस्तों, तोपों का प्रयोग यहीं पर करता है और इसके तोपों का संचालन कौन करता है? उस्ताद कुली खां, है ना। यहीं से दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक बना इब्राहिम लोदी दोस्तों। यहीं दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य का मतलब मुगल साम्राज्य स्थापित होता दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से। तो फिलहाल इसका आंसर दोस्तों 1601 होगा। क्या आप लोग 1601 टिक कर रहे हैं?
अगर 1601 टिक करे तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो आप सभी को पता है मुगल हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, देन यू विल से बाबर इज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना संस्थापक से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे किसी भी वंश की स्थापना हुई है, उसकी स्थापना किसने करी है, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना अच्छे से। एक और प्रश्न एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, संतूर, गिटार, तबला या सितार, बताएंगे दोस्तों आप लोग कमेंट करके। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो इसका सही जवाब आएगा तबला वादक है भाई, तबला वादक, तबला वादक। अब तबला वादक में सबसे पहला नाम ध्यान रखें, स्वप्न चौधरी बहुत पूछा जाता है, स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी रट लेना, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, स्वप्न चौधरी। वही नाम रखूंगा आपके सामने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, स्वप्न चौधरी। लतीफ अहमद खां, लतीफ अहमद खां, लतीफ अहमद खां, लतीफ अहमद खां, लतीफ अहमद खां है ना। किशन महाराज और गुदई महाराज, किशन महाराज और गुदई महाराज, यहां पर लिख लो किशन महाराज और गुदई महाराज, किशन और गुदई महाराज, किशन, किशन और गुदई महाराज, ठीक है। ये इनका संबंधी दोस्तों सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा ना, गुदई महाराज, गुदई महाराज, ठीक है। इनका संबंध भी तबला वादक से है, ठीक है, महाराज, ठीक है। तो ये भी आप लोग अच्छे से रट लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे आप लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है, बताएंगे दोस्तों। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना बताइए दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है दोस्तों, बताइए दोस्तों। एक बात और दोस्तों, 1961 से 1971 के बीच में जनसंख्या वृद्धि हुई थी दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि हुई थी, ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों जनसंख्या वृद्धि किस ईयर में हुई थी दोस्तों, तो ध्यान रखना 1961 से लेके 1971 दोस्तों, जनगणना की बात करें। एग्जाम में बहुत पूछा जाते हैं, नियमित जनगणना पूछे तो अनियमित जनगणना पूछे तो 1871 किसके, मेयो के समय में, ठीक है। और नियमित जनगणना पूछे तो, ठीक है, तो आपको टिक करना 1881, वो तो 1872 है ना। और नियमित जनगणना पूछे 1881 रिपन के समय में, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो जनगणना है वो किसका विषय है, तो ध्यान रखना ये संघ सूची का विषय है। आर्टिकल पूछे तो 246 आर्टिकल टिक करना है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों, और ये गृह मंत्रालय से संबंध है इसका, केंद्र में है ना, तो ये एग्जाम में सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नकारात्मक वृद्धि दर कब हुई थी दोस्तों, बताइए। नकारात्मक वृद्धि दर 1911 से लेकर 1921 का समय था, 0.31 माइनस में हुई थी दोस्तों, 0.31 के माइनस में हुई थी। ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। केरल का है 1084, उसके बाद तमिलनाडु का है दोस्तों, है ना 996, उसके बाद न्यूनतम पूछे स्टेट तो आपको हरियाणा टिक करना है 879। अगर सर्वाधिक पूछे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप टिक करना है, ठीक है। और न्यूनतम पूछे तो दादर और नगर हवेली टिक करना है 618, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड। अगर आपको और भी अच्छे से जनगणना पढ़नी है दोस्तों तो आप टेलीग्राम पर जाइए, मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। इसके बाद हमारी जो जीके जीएस की क्लास चलती है लाइव, ठीक है, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। तो साथियों क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आपके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आएंगे टॉप, और इन टॉप 20 क्वेश्चन में से आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। आज भी मैंने देखो 20 क्वेश्चन ही पूछे आपके एग्जाम के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोगों ने इन 20 में से कितना स्कोर किया है, मेरे सभी वीर बताएंगे। साथियों अगर ये क्लास आपको पसंद आई, ये कंटेंट पसंद आया, तो आप सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और जितना हो सके सेशन को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। साथियों आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो दोस्तों अच्छे से अपना मतलब सही रास्ते में चलना चाहेंगे और दोस्तों अच्छा से सिलेक्शन लेंगे, तो उन तक ये दोस्तों आप गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मेरे ये जो मॉडल पेपर सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, ये मैं गारंटी की दिला रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मेरे वीरों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बुक में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भेजे। 8 बजे दोस्तों हम आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए एक और बहुत ही शानदार
वो लाइव क्लास चलती है दोस्तों, है ना, लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास 8 बजे हम लाइव डेली आते हैं भाई आप सभी के समक्ष। आप लोग डेली लाइव अटेंड किया करो दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेली क्लासेस लेनी है, ये क्लासेस आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगी दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे मेरे भाई। कल हम दोस्तों एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे इसी टाइम पर 7:30 बजे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, और मेहनत करते रहिएगा आप लोग, ठीक है।